गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडु सर्व। आज का आपका क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5th क्लास है, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि रेसिस्टर कितने तरह के होते हैं। अभी तक आपने देखा ओम्स लॉ में हमने जाना कि रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर एक तरह का डिवाइस था जिसका काम था करंट के इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्स्टेकल करना, उसे आगे बढ़ने नहीं देना। ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी था, जो मटेरियल पर डिपेंड करता था, उसके लेंथ पर डिपेंड करता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता था, टेम्परेचर पर डिपेंड करता था। लास्ट क्लास में आपने देखा कि टेम्परेचर पर किस तरह से रेसिस्टेंस डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। उसके लिए एक इक्वेशन निकल करके आया था जो ऑलरेडी पहले से वेरीफाइड है। उस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए अच्छे से समझेंगे कि क्या है। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रेसिस्टर वायर। मतलब हम लोग जो रेसिस्टर यूज करते हैं, मतलब हमारे काम में जो रेसिस्टर यूज होता है, ठीक है, तो एक वायर की तरह होता है या एक डिवाइस होता है, जो भी कह सकते हैं। तो हम लोगों के सामने दो तरह के रेसिस्टर निकल करके आते हैं। ठीक है, एक पहला रेसिस्टर होता है जिसे हम वायर बाउंड रेसिस्टर कहते हैं। ठीक है, ये रेसिस्टर कुछ इस तरह से शेप में दिखेगा, जैसा कि आप लोग देखते होंगे साइन में यूज किया जाता है। इसी रेसिस्टर को जब आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं फिजिक्स वगैरह में, तो ये साइन यूज करते हैं रेसिस्टर का। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मोल्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह का जो रेसिस्टर होता है इसे हम लोग कहते हैं वायर बाउंड रेसिस्टर। अब इस वायर बाउंड रेसिस्टर क्या होता है? ये बना होता है मैग्नीन, यहां पर दिख रहा होगा आपको M+C+N, मीन्स M फॉर मैग्नीन, MANGANIN, मैग्नीन ये हो गया, प्लस कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, और N का मतलब हो गया नाइक्रो। ठीक है, ये तीन चीज से मिलकर के बना हुआ होता है हमारा वायर बाउंड रेसिस्टेंस। ठीक है, जो कैसा शेप का होता है? मोल्डेड शेप में होता है। ये जो शेप आपको दिख रहा है ये कैसा है? मोल्डेड शेप का होता है। ठीक है, ये वायर बाउंड रेसिस्टेंस। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और ये नाइक्रो, ये सारा का सारा क्या है? एलॉय है। और एलॉय की खासियत तो आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th क्लास 10th में ही पढ़ा था। एलॉय एक तरह का मेटल्स का, नॉन मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और एलॉय जो हमारा बन करके आता है, वो जो पुराने वाले मेटल्स जो उसमें कंबाइन किए गए थे उससे कई गुना बढ़िया प्रॉपर्टी निकल करके आता है। उसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, उसकी रेसिस्टेंस की कैपेसिटी हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट उसकी बढ़ जाती है, जिस कारण से हम लोग एलॉय बनाते हैं। तो ये तीन एलॉय के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है वायर बाउंड रेसिस्टर। इस रेसिस्टर की खासियत है कि इसकी रेसिस्टिविटी, ठीक है, इसकी रेसिस्टिविटी जब हम टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। और इसी कारण से इस तरह का जो रेसिस्टर होता है उसे हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं। ये जनरल पर्पस में यूज नहीं आता है, क्योंकि अगर जनरल पर्पस में यूज आने लगेंगे तो टेम्परेचर हल्का सा ही रेज करेगा तो उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा और करंट को फ्लो होने से रोकेगा। तो थोड़ा सा वो क्या करेगा कि कोई भी अगर डिवाइस में अगर हम इसको लगाएंगे तो उस डिवाइस को ये क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। इसलिए इसको सिर्फ लैब में यूज किया जाता है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, दूसरा तरह का रेसिस्टर होता है कार्बन रेसिस्टर। ठीक है, ये होता है कार्बन रेसिस्टर। ये कार्बन रेसिस्टर बना हुआ रहता है पीजी और रेजिन का। पीजी का मतलब होता है प्योर ग्रेफाइट। ठीक है, प्योर ग्रेफाइट के साथ रेजिन, रेजिन क्या एक तरह का पॉलीमर है। ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या बनता है? इस दोनों से मिला करके बनाया जाता है कार्बन रेसिस्टर। और ये जो कार्बन रेसिस्टर है इसकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर चेंज करने के साथ काफी स्लोली चेंज करती है। ठीक है, और इसी कारण से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें आपको रेसिस्टर देखने को मिलता है,
नहीं मिलता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठा करके पटक दीजिए। पटकने के बाद वहां पर आपको एक सिलिंड्रिकल शेप का रेसिस्टर दिखाई देगा, ठीक है, वही होता है कार्बन रेसिस्टर। जैसे इसका शेप कैसा है, मोल्डेड है, इसका शेप होता है सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल के जैसा होता है, ठीक है ना, इस तरह का। और इस सिलिंड्रिकल शेप पर, चूंकि ये सिलिंड्रिकल शेप ये पीजी यानी कि प्योर ग्रेफाइट और रेजिन का बना हुआ होता है, ठीक है, इसके ऊपर लेयरिंग की जाती है, ठीक है, कोटिंग की जाती है। ये कार्बन रेसिस्टर आपको कहां बनाऊं, चलिए यहां बनाता हूं, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये ठीक है, ऐसा शेप होगा सिलिंड्रिकल का, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, यहां पर ऐसे, यहां पर कलर कोडिंग होता है, 1 2 3, 3 लगातार होते हैं, और एक कलर जो होता है वो थोड़ा डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो जो भी सिलिंड्रिकल तरह का दिखेगा उसमें देखिएगा आप लोग, उसमें 3 कलर साथ में होंगे, ये कलर कुछ भी हो सकते हैं, और एक कलर क्या होगा, थोड़ा उसका सेपरेशन मेंटेन करने के बाद मिलेगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट कलर कोड, या फिर फर्स्ट कलर कोड, सीधा सीधा पूरा नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये बगल वाला जो है इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड कलर कोड, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला जो दिख रहा है इसका नाम है मल्टीप्लायर, ठीक है। ये थर्ड वाला जो कलर देगा उसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लायर। और ये जो लास्ट वाला जो है, ये फोर्थ नंबर वाला जो सेपरेट होकर के मिल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। अभी सबका मतलब समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आप समझिए होता क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमारा जो रेसिस्टर है 4 तरह का कलर इसमें होता है, जो 3 को साथ में रहते हैं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट कलर कोड, बगल वाले को कहते हैं सेकेंड कलर कोड, थर्ड वाले को कहते हैं मल्टीप्लायर, और जो लास्ट में अकेला बच गया उसे क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहन शक्ति। नहीं कहा जाता है कि मैं उसे बहुत देर से टॉलरेट कर रहा हूं, ठीक है, या कर रही हूं, ठीक है। तो टॉलरेट का मतलब क्या होता है, मैं सहन कर रहा हूं या सहन कर रही हूं। अब टॉलरेट से बाहर हो जाएगा कोई बात, जाकर के दूध हाथ धर देंगे, क्या ये होता है ना। तो ये होता है हमारे पास जो कार्बन रेसिस्टर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और उसमें 4 तरह के कलर होते हैं, फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस, ठीक है। तो ये जनरली जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उस सारे डिवाइसेस में क्या होता है, इस तरह का रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है, कार्बन रेसिस्टर लगा हुआ रहता है। क्यों ऐसा लगाया जाता है, क्योंकि ये अगर टेम्परेचर को चेंज भी करेंगे तो इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, काफी स्लाइटली चेंज करेगा, बहुत तेजी से रैपिडली चेंज नहीं करने वाला है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर किसी कारण से बढ़ गया, किसी कारण से क्या, करंट जब उसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो डेफिनेटली वायर में टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो रेसिस्टिविटी उतनी ज्यादा तो चेंज होगी नहीं, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी नहीं। जब रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, रैपिडली ग्रोथ नहीं करेगा, जिसके कारण से करंट अच्छे से फ्लो कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रेसिस्टर इज यूज्ड इन एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात और मैंने बताई थी कि इसकी सिलिंड्रिकल जो बनाया जाता है कार्बन रेसिस्टर, इस कार्बन रेसिस्टर के बनाया जाता है प्योर ग्रेफाइट और रेजिन से बनाया जाता है। अब इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो कार्बन रेसिस्टर है इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है। ये कोटिंग जो होता है ये होती है प्लास्टिक की और सिरेमिक की, प्लास्टिक एंड सिरेमिक की लेयर्स होती है, ठीक है। इस वाले कार्बन रेसिस्टर पर प्लास्टिक और सिरेमिक की कोटिंग की जाती है, एंड कोटिंग करने के बाद फाइनली ये हमारा रेसिस्टर तैयार हो जाता है यूज करने के लिए। अब आप लोग को बगल में दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा मैंने क्या बनाया, डब्बा बनाया है, ठीक है, ये डब्बा दिख रहा है, ठीक है। ये डब्बे को हम लोग कहते हैं कलर कोड टेबल,
ठीक है, ये हमारा है कलर कोड टेबल। ठीक है, आप समझ जाइए अच्छे से, तब उसके बाद नोट कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि कैसे नोट करना है। चलिए, ये कलर कोड टेबल में हमारे पास कुछ कलर्स हैं, दिखाई दे रहा है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, व्हाइट है, गोल्ड है एंड सिल्वर है। ठीक है, तो जनरली जो हमारा कार्बन रेसिस्टर्स होता है, उस कार्बन रेसिस्टर्स में जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस, कलर जो दिखाई दे रहे हैं वो जनरली इस कलर के होते हैं। जनरली इससे ज्यादा कोई कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी कलर के इसको इसी तरह से इसकी कलर कोडिंग की जाती है। अगर मान लिया जाए कि अगर उसके पास ब्लैक कलर है, ठीक है, कहां पर, अगर फर्स्ट डिजिट में ब्लैक कलर है तो उसका कोडिंग क्या है, 0। ठीक है, अगर ब्राउन कलर उसके बगल वाले में है, तो ब्राउन कलर अगर बगल वाले में है तो उसका वो सेकेंड है ना, सेकेंड कलर कोड है, तो सेकेंड कलर कोड के लिए ये, तो ब्राउन का सेकेंड में कितना डिजिट आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि कलर के बेसिस पर मान लिया जाए इसके मल्टीप्लायर का कलर है ग्रीन, तो इसका कोडिंग क्या होगा, मल्टीप्लायर आ जाता है 3 नंबर में, 3 नंबर का ग्रीन कहां गया, 3 नंबर का ग्रीन यहां पर है, मतलब उसका कितना हो जाएगा मल्टीप्लायर, 10 टू द पावर 5। मान लीजिए अगर उसका टॉलरेंस का कलर सिल्वर है, तो टॉलरेंस का कलर अगर सिल्वर है तो टॉलरेंस के लिए देखिए बगल में टेबल है, टॉलरेंस का कलर अगर सिल्वर है तो उसका टॉलरेंस कितना होगा, +-10%। इसका मतलब होता है कि जितना उसका रेसिस्टेंस है उससे वो 10% ज्यादा भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है। मान लिया जाए ह्यूमन है, ठीक है, तो हम लोग में सहन शक्ति कितनी होगी, मैक्सिमम थोड़ा सा सहेंगे। अब ऐसा थोड़ी होगा जिंदगी भर सहते रहेंगे, तब तो फिर गांधी जी का कहना और बाकी जो भी बढ़िया बढ़िया आदमी थे उनका कहना बेकार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मुझे लगता है गांधी जी को बहुत लोग नहीं मानते होंगे, मैं भी नहीं मानता। चलिए, बट कुछ चीज थे उनके जो अच्छे थे, बाकी तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो इस तरह के कलर कोडिंग हम लोग यूज करते हैं, और इन कलर कोडिंग का यूज कहां आता है, जब हमारे पास मान लिया जाए कोई रेसिस्टर आ जाए, ठीक है, और उस रेसिस्टर में कलर कोडिंग हो और आपसे पूछ दिया जाए बताइए इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा, और सिर्फ इस कलर कोडिंग को देखते हुए हम उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद ये ध्यान रखें कि ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते हैं कलर कोडिंग के बेसिस पे तो इनके रेसिस्टेंस निकालने के बेसिस पे ही आएंगे, इनका रेसिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये चार्ट आपको नहीं मिलेगा बोर्ड में, ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका है जिससे आप याद रख सकते हैं, बीबी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नो डिमांड। मतलब बीबी रॉय तो अच्छा है ही, लेकिन जो अच्छी वाइफ होती है वो सोने चांदी की डिमांड नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो देखिए यहां पर काफी सूटेबल है, बी रॉय है ना, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। ठीक है, बीबी रॉय कंप्लीट, ग्रेट, जी आर से ग्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद बट यानी कि ब्लू, वेरी से हो गया वायलेट, फिर से जी आ गया ग्रे, फिर से डब्ल्यू से व्हाइट, जी फॉर गोल्ड एंड एस फॉर सिल्वर, पूरा का पूरा ये यहां पर आ गया। ठीक है, इसकी कोई मतलब नहीं, बस ये याद रखने के लिए नीचे मैंने नो डिमांड लगा दिया ताकि आपको सीक्वेंस में याद रहे। और देख लीजिए फर्स्ट कलर का जो भी कोडिंग है 0 से लेकर के 9 तक है, सेकेंड का भी 0 से 9 तक है, एंड मल्टीप्लायर का 0 से 9 तक होने के बाद -1 और -2 है। ठीक है, चूंकि गोल्ड और सिल्वर को फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर में नहीं डाला जाता है, वो जब भी डाला जाएगा या तो मल्टीप्लायर में या तो टॉलरेंस में। ठीक है, देखिए गोल्ड और सिल्वर फर्स्ट और सेकेंड में नहीं है, इनका कहां पर है टेबल, मल्टीप्लायर में, फिर टॉलरेंस में भी है ना। अगर मान लिया जाए इस टॉलरेंस के पास कोई भी कलर ना हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, नो कलर की जगह +-20%। ठीक है, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। ठीक है, फर्स्ट चलिए आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, इधर मैं मिटा देता हूं। मैंगनीज, कॉन्स्टेंटाइन
कॉन्स्टेंटन एंड नाइक्रोम। और ये किससे बना होता है? प्योर ग्रेफाइट एंड रेजिन से बना हुआ होता है। चलिए मान लिया जाए हमने एक रेसिस्टर लिया, ठीक है। ये रेसिस्टर का पहला कलर ये है ब्राउन, ठीक है। ये दूसरा कलर मान लिया जाए ये है ग्रीन, तीसरा कलर मान लिया जाए ये है रेड, और ये जो कलर है ये सिल्वर। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर। इस रेसिस्टर के रेसिस्टेंस क्या होंगे ये बताना है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला कलर कोड क्या है? ब्राउन। ब्राउन यहां दिख रहा है। ब्राउन के लिए फर्स्ट कलर कोड कितना है? 1 हमने नोट कर लिया, ठीक है। सेकेंड कलर क्या है? ग्रीन। ग्रीन के लिए सेकेंड कलर कोड क्या है? 5। एक के बाद हमने लगा दिया 5, कितना हो गया? 15 हो गया। ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ जस्ट एक के बगल में दूसरे को लिख देना है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्या होता है? रेड कलर का मल्टीप्लायर। रेड कलर यहां पर मल्टीप्लायर के लिए इसने यूज किया 10 to the power 2। जब भी मल्टीप्लायर आएगा तो इनटू लगा देंगे, 10 to the power 2। उसके बाद क्या है? सिल्वर। सिल्वर कहां पर? टॉलरेंस। टॉलरेंस में सिल्वर का कितना परसेंटेज है? ±10%। ये आपका निकल गया रेसिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेसिस्टर। क्या आसान था? बिल्कुल बहुत ही आसान था। अब हम क्या करेंगे इसे? ये हो गया 1500 ±10%। इसका मतलब है मैक्सिमम रेसिस्टेंस ये कितना देगा? 1500 +10%। और मिनिमम रेसिस्टेंस कितना देगा? ये 1500 -10%। मतलब जो 1500 है उसका 10% हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। 1500 का 10% कितना होता है? 150। यानी कि ये मैक्सिमम 1650 ओम तक जाएगा, और इसमें हमारा 150 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 1350 ओम तक जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो रेसिस्टेंस है ये रेसिस्टेंस वेरी करेगा 1350 ओम से लेकर के 1650 ओम के बीच, ठीक है। हालांकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आंसर यहीं पर छोड़ देंगे। जब हमसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस उसका कितना होगा और मिनिमम रेसिस्टेंस कितना होगा, देन वी डू दिस। अदरवाइज हम ऐसे ही इस रेसिस्टेंस को छोड़ देंगे। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी इजी चीज है। बस टेबल से क्या करना है? हमें नोट करना है और कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी का रेसिस्टेंस ही दिया हुआ है और हमसे पूछ दिया कि टॉलरेंस कितना होगा तो बताइए, तो हम वो भी बता सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास 24 × 10 to the power 5 और ±5% है, ठीक है। हमने आपसे पूछा मल्टीप्लायर का कलर क्या होगा, तो मल्टीप्लायर 10 to the power 5 है। 10 to the power 5 में हमारे पास आ जाता है ग्रीन, यानी कि मल्टीप्लायर ग्रीन कलर का होगा। ±5% है। टॉलरेंस का कलर क्या होगा? टॉलरेंस का कलर गोल्ड होगा ना। 2 4 है। फर्स्ट कलर कोड क्या होगा? फर्स्ट कलर कोड हो जाएगा हमारे पास रेड, एंड सेकेंड कलर कोड हो जाएगा हमारे पास येलो, यानी कि रेड, येलो, ग्रीन एंड लास्ट में गोल्ड। ये हमारा रेसिस्टर हो गया। तो काफी आसान बात थी कि हमें किस तरह से रेसिस्टर्स को पहचानना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नोट कर लें इसको। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रेसिस्टर्स को हम लोग दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? जब हम किसी दो रेसिस्टर को इंड टू इंड अगर ऐड करते हैं, मतलब पहला वाला रेसिस्टर का इंड दूसरे वाले रेसिस्टर के स्टार्ट से जुड़ा हो, ठीक है,
और दूसरे वाले का एंड तीसरे का स्टार्ट से जुड़ा हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, और अगर कोई कॉम्बिनेशन साइड टू साइड ऐड हो, ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लाइक दिस, ये हो गया हमारा पहला रेसिस्टर, ये हो गया हमारा दूसरा रेसिस्टर, ये हो गया हमारा तीसरा रेसिस्टर। ठीक है, तो इस तरह का जो भी कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड इन दिस वे, ये हो गया हमारा पहला रेसिस्टर, ये हो गया हमारा दूसरा रेसिस्टर, ये हो गया हमारा तीसरा रेसिस्टर। तो क्या हो रहा है हमारे पास यहां पर, साइड बाय साइड। ठीक है, देखिए एक साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड, पूरा का पूरा साइड ही ऐड हो रहा है, हो रखा है। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल रेसिस्टर कॉम्बिनेशन, एंड इस तरह को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है, प्रूफ तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे और प्रूफ का कोई जरूरत भी नहीं है क्लास 12th में आप लोगों को। ठीक है, छोटी छोटी बातें क्या याद रखनी है, सबसे पहले चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में वायर चेंज नहीं होता है। ठीक है, सेम वायर होते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेम वायर होने की वजह से करंट इसमें क्या होता है, डजंट चेंज। मींस जो हमारे पास करंट पहला रेसिस्टर, वही करंट दूसरे रेसिस्टर, और वही करंट क्या होता है, तीसरे रेसिस्टर्स के पास होता है। वायर चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, पीडी चेंजेस, वो चेंज करते रहता है। मतलब इसका पोटेंशियल कुछ और, इसका पोटेंशियल कुछ और, एंड इसका पोटेंशियल कुछ और होता है। ठीक है, तो करंट चेंज नहीं होता है, पोटेंशियल चेंज करता है। तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, एंड इसका पोटेंशियल V3 है। करंट इसका I है तो इसका भी I होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, I होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या सीखा था हमने, V इज इक्वल टू IR होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं V1 V2 एंड V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR1 IR2 IR3। I सबका कट जाएगा, प्रोपोर्शन है तो सेम है सब में I। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि V1 V2 V3 का जो रेशियो होगा वो रेसिस्टेंस के रेशियो पर डिपेंड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये जब भी होगा तो रेसिस्टेंस के रेशियो पर डिपेंड करेगा। जो पोटेंशियल का रेशियो वही रेसिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, अब अगर क्या होता है, मान लिया जाए हमारे पास ढेर सारा रेसिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस इन सीरीज कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, अलजेब्रिकली जोड़ देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का एडिशन। अगर मान लिया जाए हमारे पास देयर आर एन आइडेंटिकल रेसिस्टर हो जाए, ठीक है, मतलब n बराबर बराबर रेसिस्टर हो जाए, सबका वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब इस RS का वैल्यू कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, रेसिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू N into R, where N is number of resistor and R is resistance of each resistor, identical resistor। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां पर क्या होता है, वायर चेंजेस होते हैं। देख रहे हैं ना, यहां से ये चलना शुरू किया करंट, यहां के बाद वायर नीचे चला गया, एक वायर यहां चला गया, फिर से यहां चेंज हो गया, फिर से यहां चेंज हो गया। ठीक है, तो वायर क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। जब इसके वायर चेंज होंगे तो इनका करंट भी चेंज करेगा। ठीक है, एंड इन दिस सिचुएशन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, करंट चेंज करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चेंज नहीं करता है, पोटेंशियल चेंज करता है। ठीक है, एंड फोर्थ बात इसमें क्या हो गई, जैसे कि मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल V है, यहां भी पोटेंशियल V है, यहां भी पोटेंशियल V, यहां पर करंट हो जाएगा I1, यहां करंट हो जाएगा I2, और यहां पर मान लीजिए करंट हो गया I3। ठीक है, तो हम फिर से अगर वहां पर लगाना चाहें V इज इक्वल टू IR,
ठीक है, तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, तो V1, अच्छा V1 V2 तो नहीं होगा ना, यहां पर ऐसा करते हैं I का वैल्यू निकालते हैं। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाय आर। ठीक है, तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1 V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि I1 रेशियो I2 रेशियो I3, 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 रेशियो 1 अपॉन R3। मतलब क्या होगा, जो करंट का रेशियो होगा वो रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो के बराबर आएगा, प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब चलते हैं कि अगर मान लिया जाए हमारे पास ढेर सारा रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस को जोड़ने का तरीका क्या था, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इस तरह से जोड़ते थे। अगर हमारे पास इफ n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हो जाएं, n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू n बाई R हो जाएगा, 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाय अप टू n टाइम्स 1 बाय R इंटू n, यानी कि n बाई R, यानी कि Rp का वैल्यू हो जाएगा R बटे n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये चीज आप लोगों ने समझ लिया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का इतना खेल है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात और समझनी है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बीच रिलेशन होते हैं। अगर हम n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स यूज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि RS बराबर NR है एंड RP बराबर कितना, R अपॉन N है। ठीक है, तो RS अपॉन RP बराबर NR अपॉन R बाय N, ये R से ये R मर जाएगा, N ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, RS अपॉन RP इज इक्वल टू N स्क्वायर, RS इज इक्वल टू N स्क्वायर RP। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेसिस्टेंस इन सीरीज व्हेन n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स आर गिवन। जब हमारे पास आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हो, मान लीजिए 5 गो 10 गो कितना भी हो, ठीक है, अगर इस तरह से जुड़े हुए हैं तो उनका जो रेशियो आता है उनके नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि उसके इंडिविजुअल रेसिस्टेंस पर। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस देखिए काम खत्म हो गया, उसका सिर्फ n बचा है, तो उसका कितना नंबर है, कितनी संख्या में उसे जोड़ा गया है, उस पर डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले इसको नोट कर लिया जाए जल्दी सा। थोड़ा सा आप लोगों को, अब ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास 5 आइडेंटिकल रेसिस्टर हैं, सभी रेसिस्टेंस 16-16 ओम के हैं। पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया, उसके बाद उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो उनका रेशियो बताइए है। चलिए हम पहले बेसिक से समझते हैं। रेसिस्टेंस इन सीरीज कितना है, 16-16 है, 5 गो, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो गया, 80 ओम हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 मीन्स 5/16, यानी कि आरपी का वैल्यू कितना हो गया, 16/5 हो। ठीक है, चलिए, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा आर एस अपॉन आरपी, तो 80/16/5 यानी कि 80 गुना 5/16 कितना आ गया, 25:1 आया। अब हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्ट इस पर बैठा देते हैं। आर एस अपॉन आरपी, सारा का सारा रेसिस्टर क्या आइडेंटिकल है, कितना है नंबर n, n की जगह 5 रखेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे 1 यानी कि 25/1। एकदम मिनटों का काम सेकेंडों में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से रेसिस्टर्स को बांटा जाता है और किस तरह से उन्हें कॉम्बिनेशन कराया जाता है। इनकी जो छोटी छोटी बातें थी वो याद रखनी है
और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को कैसे उसको इक्विवेलेंट रेसिस्टर बना करके सॉल्व करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क लेकर के आऊंगा, जैसे कैपेसिटर्स में लेकर के आया था, ठीक है। हालांकि कैपेसिटर्स का वीडियो नहीं है, कोई बात नहीं। तो रेसिस्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क लेकर के आऊंगा और समझाऊंगा कि जब इनफाइनाइट रेसिस्टर्स ऐड होते हैं या फिर जब अलग अलग पोटेंशियल के रेसिस्टर्स ऐड होते हैं तो उन्हें कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टर बनाया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें।